बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। इलेक्शन की 2024 की खसूसी नशियात में मेट्रो वन न्यूज़ आपके साथ मौजूद रहेगा। ना सिर्फ इलेक्शन में, इलेक्शन के बाद भी नताइज सबसे पहले कराची और सिंध की सूरत हाल और पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने आती रहेगी। खास तौर पर वो प्रोग्राम्स जो कि हम कराची में जाके, क्योंकि कराची का वोटर इस वक्त जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार नजर आता है, तो खसूसी प्रोग्राम मुरतब किए गए हैं ताकि आप खास तौर पर देख सकें कि कराची की सूरत हाल क्या है। प्रोग्राम में चलते हैं जनाब आगे। आज का सिलसिला क्या है? आज इलेक्शन कमीशन का एक खसूसी इजलास होता है जिसमें बलूचिस्तान और केपीके की सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाती है और ये मुतमईन किया जाता है कि जनाब ऐसे कोई मसाइल आगे नहीं होंगे। मुकम्मल तौर पे मुतमीन हमने देखा कि नजर आते हैं। इसमें एक और चीज़ है, एक पार्टी जिसके इलेक्शन में दूर होने की बात की जा रही थी, एक ह्यूमर भी हमें देखा था कि काफ़ी मशहूर हो रहा है और आजकल हमें भी सुनने को मिल रहा है, हर कोई हमसे भी पूछ रहा है कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। कोर कमांडर का इजलास जो हुआ उसमें भी दो टोक कह दिया गया कि इलेक्शन तो अपने वक्त पे ही होंगे और आज भी इलेक्शन कमीशन के इजलास में ये बात कही गई कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। ये बात याद रखनी चाहिए कि बाजोड़ में भी एक नाखुशगवार वाकया हुआ और कुछ जो कराची वन में वाकया देखा वो सिक्योरिटी खदशात एक तरफ है, लेकिन आपस में जो पार्टीज के इश्यूज थे उसमें एक कीमती जान भी जाया हुई। इन तमाम मौजूआत पे बात करेंगे और साथ ही साथ पंजाब और बलूचिस्तान में खास तौर पे इस वक्त कौन सी पार्टी हुकूमत करने जा रही है या कौन से इलेक्टेबल्स पंजाब में किसको मिलते हैं, बलूचिस्तान में किसको मिलते हैं और पंजाब में इस वक्त किसका पलड़ा भारी होगा। तमाम मौजूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कर्नल रिटायर मुख्तार भट्ट साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर मुख्तार भट्ट साहब, सबसे पहले तो कुछ बातें हमें आसपास सुनने को मिल रही थी, आपको भी सुनने को मिली होंगी कि इलेक्शन वक्त पे नहीं होंगे। ये हमेशा से होता आया है कि जब भी कोई मामला चल रहे होते हैं तो कुछ अफवाहें फैला दी जाती हैं। आपका अपना क्या तज्जिया है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, बात यह है कि मेरे ख्याल में तो अब कोई इस बात की ना तो स्पेकुलेशन की जा सकती है, ना कोई इस तरह की बात की जा सकती है कि इलेक्शन नहीं होंगे। ये तो अभी तयशुदा बात है कि इलेक्शन हर हालत में 8 फरवरी को होंगे और वो एक रिक्वायरमेंट भी है। और हमें अगर जमहूरी दौर में वापस जाना है और मुल्क को आगे लेके जाना है तो फिर हमें ये इलेक्शन कराने बहुत ज़रूरी है, कतई नज़र इसके कि इसमें कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी हारती है। अभी हालिया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी कैटेगोरिकली जो उसका जो प्रेस रिलीज आया, मेरे ख्याल में वो यही है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर होंगे और इलेक्शन कमीशन ने भी दो टोक बयान दे दिया है। तो जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं उनका तो काम यही है ना कि नेगेटिविटी फैलाना। वो तो मतलब कोई भी अच्छे इकदाम को भी ना गलत नज़र से लेते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत करते हैं। तो ये कहीं धमाका हो जाए तो कह देंगे जी वजह मुश्किल है जी, इलेक्शन तो शायद नहीं होंगे। ऐसा नहीं होता है। अच्छा सर, मुझे अभी जो बाजोड़ में हमने वाकया देखा था उसकी भी जिम्मेदारी ग्रुप ने कबूल कर ली है, यानी कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आपस के कोई मसाइल थे। बाहर का जो दहशतगर्द ग्रुप है उसने उसकी भी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। देखें, अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल होता है कि ग्रुप ने कबूल कर लिया है। टारगेट किलिंग भी हो सकती है और ये इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है कि ग्रुप कहता है जी हमने की है। इसको कौन वेरीफाई करेगा, कौन सर्टिफाई करेगा कि ये वाकई उनकी तरफ से है या उन्होंने एक शोषा छोड़ा है। तो इलेक्शन जब भी पाकिस्तान में हुए हैं आपने देखा होगा कि वो कभी भी पीसफुल नहीं होते। हालांकि बड़ी कसीर तादाद में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है वो डिप्लॉय होती हैं, लेकिन जो टेंशन्स होती हैं, जो एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा हमारे यहाँ तो है ही नहीं। तो सारी दुनिया में इलेक्शन होते हैं, छोड़े इंडिया पाकिस्तान के अलावा बाकी मुल्कों में होते हैं। आराम से लोग लाइन में लगते हैं, जाके वोट डाल के अपने काम पे चले जाते हैं। यहाँ जब तक कुछ लाशें ना गिरे, कोई लोग जख्मी ना हो, उस वक्त तक समझते हैं कि इलेक्शन हुए ही नहीं। तो ये एक ट्रेडिशनली एक हमने एक रस्म सी कायम कर दी है कि गड़बड़ हमने जरूर करनी है। अब लाइन में लगे सीधा अपना वोट डालें और चले जाएं। लेकिन नहीं, आपने देखा होगा कि हर इलेक्शन में कोई ना कोई दंगा फसाद होता है। पहली बात तो ये है कि किसी को भी सवाए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के कोई भी शख्स जो है वो असला लेके अंदर नहीं पहुंचना चाहिए।
पोलिंग स्टेशन के अंदर। मतलब आप उसको चेक करें ना, वो कैसे वेपन लेकर आ जाएगा वहां पर। तो ये मतलब एक थोड़ा इसके ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। और वो है कि एक एंट्री पॉइंट एक ही हो जहां पे उनकी तलाशी हो और खाली दिखे, खाली उसमें शनाख्ती कार्ड के अलावा उनके पास कुछ नहीं होना चाहिए। और इस तरह के एनफोर्समेंट करना कोई मुश्किल नहीं है। हमारी जो फोर्सेज हैं, हमारी जो पुलिस है, हमारे जो रेंजर्स हैं, दे आर कॉम्पिटेंट एनफ टू कंट्रोल दिस थिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये आपने देखा होगा कि फिर भी कोई ना कोई लोग जो है वो वेपन लेके अंदर पहुंच जाते हैं। अच्छा सर, मेरा जितने इलेक्शंस का तजर्बा रहा है वहाँ पे ये मैंने देखा है कि वो जमातें हैं जो कि तशद्दुद के खिलाफ हैं और बातें बहुत करती हैं, और उनकी अपने जो वोटर सपोर्टर हैं वो भी समझते हैं कि हमारी जमात तो, मैं मजहबी जमातों की तरफ भी इशारा कर रही हूँ, वो हमारी जमात तो जनाब असले की तरफ से बहुत दूर है। मैंने उन्हें भी देखा है कि वो भी अपने साथ असला लेके जो है वो घूम रहे होते हैं और उसकी नुमाइश कर रहे होते हैं, अपने जलसे जुलूसों में उसकी नुमाइशें हो रही होती हैं, और फिर पोलिंग वाले दिनों में भी अंदर भी असला ले जाया जाता है। देखिए, इसको कंट्रोल करना बड़ा आसान है। जो आदमी भी वेपन के साथ आता है ना, वो पुलिस की वैन खड़ी होनी चाहिए पर उसको बगैर वेपन के अंदर डाले, वेपन उसका पकड़े, दूसरी गाड़ी में डालें और उसको अंदर डालते जाएं और इकट्ठे करते जाएं और उनको ले जाएं, पोलिंग स्टेशन से दूर ले जाएं। कोई मुश्किल काम नहीं है, हो सकता है। दे हैव टू एनफोर्स द लॉ स्ट्रिक्टली, ताकि बेगुनाह जान किसी की पार्टी का बंदा हो, है तो वो इंसान ना, तो उसका मतलब ये है कि उसको जख्मी भी नहीं होना चाहिए, हाथापाई भी नहीं होनी चाहिए। आप अपना वोट डालने आए, वोट डालें और चले असल में सर तारीख जो है हमारी बहुत अच्छी नहीं है इस हवाले से। 2007 में जिस तरह से धमाके हुए, जो कुछ हुआ, तो उसमें एक बात तो जहन में आती है कि ऐसा कुछ हो ना तो बेहतर है। बहरहाल हम अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। एक और मौजू की तरफ इस वक्त हम चलते हैं। यहाँ पे इस वक्त पंजाब की जो सूरत हाल है वो अमूमन ही पंजाब में होता है कि हमें बड़ी क्लियर सिचुएशन नज़र आ रही होती है, लेकिन इस वक्त पंजाब में भी हमें क्लियर सिचुएशन नहीं नज़र आ रही है। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का वोटर मौजूद है। तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त उसका वोट, उसका अपने सपोर्टर किस हद तक मौजूद होगा ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि 2018 में अचानक से उसने अपनी सीटों में एक ख़ास तौर पे इजाफा किया था। अब वो लोगों ने इजाफा करवाया या कहीं से भी इजाफा, वो एक अलग सिलसिला है। लेकिन आईपीपी मौजूद है वहाँ पे। किस तरह से आप देखते हैं कि पंजाब जो है वो उसकी आवाम, अमूमन मैंने दूसरे सूबों से देखा है, मैं नहीं कहती कि दूसरे सूबे इस तरह से नहीं करते, पंजाब की आवाम परफॉर्मेंस पे वोट देने वाले लोग हैं। आप क्या समझते हैं कि 10-15 साल की परफॉर्मेंस निकाली जाए तो पंजाब को किसने डेवलप किया है और किसकी तरफ झुकाव हो सकता है? देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, ये एक कंटिन्यूस प्रोजेक्ट होता है, एक प्रोसेस होता है। जो भी हुकूमत आती है वो तरक्याती काम कराती है। कोई हुकूमत जो है वो ज्यादा काम कराती है, कोई कम कराती है। मोटरवे बने, हाईवेज बने, ब्रिजेस बने, और जो है जो सर्विस ट्रेन चलाई गई, येलो बस, ग्रीन बस चलाई गई, तो ये डेवलपमेंट होती रहती है। अंडर पासेस बने, लाहौर में बने, इस्लामाबाद में बने, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। तो हर हुकूमत कोई ना कोई काम कराती रहती है। तो ये कहना कि सिर्फ किसी एक हुकूमत में, कोई हुकूमत ने ज्यादा काम कराए, जैसे नून लीग थी पहले, उन्होंने काफी उनकी तरफ डेवलपमेंट दिखाई है, रोड्स नेटवर्क के ऊपर ब्रिजेस नए बनाए, सारा कुछ किया। लेकिन जो चीज निगलेक्ट हुई वो पाकिस्तान रेलवे थी। रेलवे लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस चलती रही। अभी तक डबल ट्रैक नहीं हो सका कराची से लेके और वहाँ पेशावर तक, तो उसको उन्होंने निगलेक्ट किया। तो ये एक रिलेटिव है डेवलपमेंट जो है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर हुकूमत जो है वो डेवलपमेंट काम करती है सर। यहाँ और आइंदा भी होती रहेगी। वो जो मेरे क्वेश्चन का मकसद है वो ये कि किंग पार्टी कौन सी कहलाएगी पंजाब की? क्या चीज? किंग पार्टी पंजाब की कौन सी कहलाएगी आपके ख्याल में? किंग, देखें ना, किंग पार्टी तो वैसे तो नून लीग है, उसने काफी अरसा वहाँ हुकूमत की है, लेकिन आप जो पीटीआई का फैक्टर है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि आपने देखा होगा बाई इलेक्शन में तो कोई धांधली, कोई प्रेशर, कोई किडनैपिंग, कोई केसेस कुछ नहीं हुए। तो बाई इलेक्शन में 12-13 सीटों में 10 जो है वो पीटीआई ने जीती थी। तो इसलिए उनका थोड़ा पलड़ा काफी भारी है। और एक चीज जो ट्रेडिशनली है, तो सारी दुनिया में होता है कि अगर कोई पार्टी पे कोई पाबंदियां लगें
तो वो एक मजलूम की सी कैफियत उसकी बन जाती है, तो उसको एक सिंपैथी वोट भी मिलता है। आपको याद होगा जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया तो सिंपैथी वोट मिला उसको। इसी तरीके से 98 में जब जियाउल हक का क्रैश हुआ तो सिंपैथी वोट पीपल्स पार्टी को मिला। तो उस फैक्टर को आप ओवरलुक नहीं कर सकते। अभी चूंकि पीटीआई के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, अब उनका लीडर तो इज आउट ऑफ रेस ना, उनका तो भूल जाए ना कि वो इलेक्शन में वो कोई पार्ट प्ले कर सकते हैं। अब उनके जो बंदे हैं वो आपको पता है सारे इंडिपेंडेंट डरे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल जो पिक्चर नजर आ रही है, आई मे बी रॉन्ग इन माई असेसमेंट, हर एक को हक है अपनी असेसमेंट करने का। जो मुस्लिम लीग नून है मैक्सिमम इसकी 40-50 सीटों से ज्यादा इनको नहीं मिलेंगी, इससे ज्यादा नहीं मिल सकती। बाकी डिवाइड हो जाएंगी, हंग पार्लियामेंट बनेगी। और इसी तरीके से सर यहाँ जो मुझे कंफ्यूजन हो रही है वो ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त शायद ग्राउंड में वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने बड़ी अनथक तरीके से कैंपेन्स चलाई हैं, स्पेशली इन पंजाब। वहाँ पे और उसके बाद जब आसिफ अली जरदारी एक निजी टीवी पे इंटरव्यू देते हैं तो वो जनाब कहते हैं जनाब कि 30 सीट्स की जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि बड़ा एम्बिशियस हो जाएगा ये, तो यानी कि वो अगर ये कहते हैं कि ये बड़ा एक मामला हो जाएगा, 30 सीट भी नहीं निकाल पाएंगे। देखें जो आसिफ जरदारी साहब ने बात की है वो मैं उससे 100% मुत्तफिक हूँ। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो चारों सूबों में मकबूल थी। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि वो मकबूल थी और वो ग्रास रूट लेवल पे वो बड़ा काम करते हैं। ग्रास रूट लेवल के ऊपर उनका वोटर जो है वो अपनी जगह वहाँ का वहीं बैठा हुआ है, उसको कोई डेंट नहीं डाल सकता। हमने तो जितने इलेक्शन यहाँ देखे हैं उसमें आपने देखा होगा कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दी डिफरेंसेस तो वोट किसका है, कहीं भुट्टो का वोट है सिंध में, मतलब ओवरऑल। और पंजाब तो उनका बहुत बड़ा वोट बैंक था। तो अभी जो सूरत हाल बनी है, जो सियासी जमातों की आपस में चपकलिश चल रही है, तो मेरे ख्याल में जो पीपल पार्टी है इनके वोट में इजाफा होगा वहां से, पंजाब से। सर हमने 2018 में देखा है कि 7% नून लीग को अगर वोट मिले ज्यादा सीटें मिली तो वो वेस्टर्न पंजाब से मिलेगी। वहाँ आपको पता होगा तकरीबन मेरा ख्याल है 46 सीट्स हैं पंजाब सदर्न पंजाब की, और लास्ट 2018 में वो काफी मकबूल थी तो 11 सीटें उनको मिली थी 46 में से। तो अभी तो आपने देखा ना उनकी इतनी मकबूलियत नहीं है। ये जलसों में अगर आप बंदे इकट्ठे करते हैं या मतलब वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब दोनों सूरतों में चाहे कोई सोशल मीडिया पे अपनी कैंपेन चला ले या जलसों में खड़ा कर ले, कोई दोनों चीजें जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि नताइज दे सकेंगी। लेकिन 2018 में 7% नुमाइंदगी हमने देखी कि पीपल्स पार्टी को मिली है। अब अगर वो जनूबी पंजाब पे डिपेंड करते हैं तो IPP भी अपनी तौर से अपनी जगह मौजूद है और वो सपोर्ट कर रही है मुस्लिम लीग नून की। IPP जो है ना ये तो वही लोग हैं जो PTI के थे, ठीक है कि नहीं है, और इनमें से बेशतर की मेरे ख्याल में इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। लेकिन सर अलीम खान के तरफ तो एक और अभी कैंडिडेट ने अपना वापस ले लिया है, नामजदगी हो गई। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर आप कहना चाह रहे हैं कि इतना ही होगा जितना काफ लीग सपोर्ट पे आ रही थी, या सिंध में हम देखते हैं कि MQM सपोर्ट में आ जाती है, बस इतना ही होगा? बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे होगा। तो इससे ज्यादा कोई तब्दीली IPP नहीं ला सकती? नो कोई नहीं ला सकती। वो कैसे लाएगी वो तब्दीली? वो तो इस काबिल नहीं है कि तब्दीली ला सके ना। जो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसका वैसे भी जो क्रेडिबिलिटी है, वो रिस्पेक्ट जो है वो कम हो जाती है। बेशक वो सही अलहदगी इख्तियार करें तो उसका भी एक तरीकाकार है, लेकिन पार्टी के अंदर से पार्टी बनाना जो है वो उससे जाहिर होता है कि ये जो इसमें कोई उनको खास कामयाबी नहीं हो। अच्छा सर, इस वक्त अब सूरत हाल हम लेके चलते हैं PTI की तरफ। PTI पे इस वक्त बहुत बुरा वक्त है, नो डाउट के बड़े मसाइल हैं उनके साथ, लेकिन 2002 की हम बात करें। बुरा वक्त है, अब कोई बुरा वक्त नहीं है। बुरा वक्त जो था वो खत्म हो गया। केसेस की जो हो गया, अब 2-3 केस बाकी रह गए हैं। जो PTI है एक वो जो इनके बानी है, इनके
एक वो है अलकादर ट्रस्ट का है, और एक निकाह का केस है, और एक 9 मई का। ये 3 बाकी रह गए हैं। ये भी अभी मेरा ख्याल है में भी आफ्टर द इलेक्शन। नहीं सर, सजा के हवाले से तो मेरा अपना जो तजिया मैं यही देख रही हूँ कि जिस जज ने सजा 2018 में नवाज शरीफ को सुनाई थी वो भी तो बैक हो गई है, तो ये वाली सजाएं भी काफी हद तक लगता है बैक हो जाए। बात यह है कि ये एक सिस्टम है हमारे यहाँ जो कि बदकिस्मती से नहीं होना चाहिए। मैं एज ए इंडिविजुअल मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर हों, साबका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उनका एक मुकाम होता है, उनकी एक रिस्पेक्ट होती है। वो एज ए प्राइम मिनिस्टर आप देखें सारी दुनिया में आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो मैं समझता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद जब उनकी टेन्योर पूरी हो जाती है तो उनके साथ ये ट्रीटमेंट होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये एग्जैक्टली, ताकि इससे देखें ना मुल्क की बदनामी होती है, मुल्क की इज्जत में बड़ा फर्क पड़ता है। तो एक मैं ऐसी डिबेट देख रहा था, उसमें 4-5 इंडिया के साबिक वजीर आजम थे। काफी अरसे की बात है ये, ऐसे मैं वॉच कर रहा था तो वो इत्तेफाक से वो बैठे हुए थे, तो हर एक अपने अपना तजर्बा बता रहा था कि मैंने क्या किया। तो फाइनली शायद गुजराल थे या कोई और थे, उन्होंने कहा भाई देखो सब चीजें भूल जाओ, हमने जमहूरियत को मजबूत किया इंडिया के अंदर। ये क्रक्स ऑफ द डिस्कशन था। तो मेरा ख्याल है कि अभी टाइम आ गया। 75 इयर्स एक बड़ा अरसा होता है, तो अभी हमारे अगर सियासतदान गलतियां ना करें, कोई इस किस्म के ऐसी कामों में ना उलझे, तो मेरा ख्याल है कि दे शुड बी रिस्पेक्टेड। बहुत आपने एक पॉजिटिव पैगाम दिया कर्नल रिटायर मुख्तार भट्ट साहब। और यहाँ पे जब बात आती है कि किसी इदारे को कसूरवार ठहराया जाता है तमाम बातों का, तो एक जुमला तो दिमाग में ज़रूर आता है कि अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो तमाम जमातों को एक साथ हो जाना चाहिए और एक साथ होकर एक दफ़ा फैसला कर लेना चाहिए कि जनाब हम तो साथ हैं और इलेक्शन फेयर करने के लिए हम जान तोड़बाजी लगा देंगे, अब और किसी की ज़रूरत नहीं हमें। लेकिन ये फैसला करना कोई आम बात नहीं है। एक छोटा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। इलेक्शन 2024 मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशियात और अब हमारा प्रोग्राम ब्रेक के बाद आपके सामने हम हाजिर हैं। बातें बहुत होती हैं जनाब, हम ये वादा पूरा कर लेंगे, वो कर लेंगे, इस तरह से हम चीजें लेके आएंगे। मुफ्त बिजली देने की बात की जाती है, 12 अरब आप लाएंगे कहां से? मुफ्त कार्ड देने की बात की जाती है, किसान कार्ड मुतारिफ करवाने की बात की जाती है, मसाइल को हल करने की बात की जाती है। डेवलपमेंट का कौन सा प्रोजेक्ट है कि जो पाकिस्तान को आप दे सके? हम तो वो लोग हैं जिस जमीन पे हमें गन्ना कपास उगानी हो वहां हम गन्ना उगा देते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता जनाब। आप चना उगा के ये उम्मीद रखें कि अनाज आपके हाथ में आ जाएगा। चीजें बेहतर कैसे होंगी जबकि एक के बाद एक हुक्मरान भी हमारे सामने है। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया स्टूडियो में साजिद शेख साहब ने। आप तजियाकार हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और साथ ही साथ हमें अशरफ जब्बार कुरैशी साहब भी ज्वाइन करेंगे। उनका ताल्लुक भी कराची से है और एक हल्के से भी उनकी नुमाइंदगी है। साजिद आपकी तरफ जाएंगे। एक जनरल क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट की बात हम कर नहीं रहे हैं और इस वक्त वादे सब उसी तरह से दे रहे हैं। हम चूंकि 2024 में भी खड़े हैं, नई सदी है, नए लोग हैं, बच्चे के पास कंप्यूटर है, लेकिन कोई रोड मैप नहीं हमारे पास। तो क्या हम अपने नौजवान को अट्रैक्ट कर सकेंगे, वोटर को अट्रैक्ट कर लेंगे हम? देखिए डॉक्टर साहबा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अट्रैक्शन के लिए हम लोगों के पास झंडे और बैनर्स है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो आप बात कर रही हैं कि हम लोग अपने मंशूर के अंदर किसान कार्ड, सेहत कार्ड, इनकम सपोर्ट कार्ड, यानी लंगर खानों के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब कोई अच्छी चीज़ देने को नहीं है। और रह गई बात कि बिजली के 300 यूनिट फ्री देंगे, हाउ कैन इज पॉसिबल कि आप ये दे सकते? नहीं दे सकते। आप लोग अभी तक के इलेक्ट्रिक के अंदर सारा कराची जो है वो प्रोटेस्ट करता रहा, रोडों पर आ गया कि उसको लाइसेंस उसका रिन्यूअल नहीं होना चाहिए। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक आकर दोबारा बोला? प्रोटेस्ट करने के लिए तो सब रोड पर आ जाते हैं, लेकिन जब उनको आपने दोबारा उसका रिन्यूअल किया तो उसके बाद से सब खामोश है। क्यों? क्योंकि हर पार्टी के अपने अपने मुफादात होते हैं। और रह गई बात इस मंशूर की, तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मंशूर देना मसले का हल नहीं है। क्या इससे पहले हमने ये नहीं देखा कि पीटीआई के एक वजीर ने जो है
इलेक्शन से पहले बोला कि हम 400 अरब रुपए लेकर आएंगे, 200 अरब रुपए मारेंगे आईएमएफ के मुंह पर और 200 अरब रुपए लगाएंगे पब्लिक के ऊपर। अब आप बताएं कि क्या वो 200 अरब रुपया लाकर आईएमएफ के मुंह पे मारा? नहीं जी, हमने तो सजदा सजूद हो गया आईएमएफ के आगे। तो ये सिर्फ झूठे दावे वादे होते हैं, ये इसमें कोई सच्चाई और सदाकत नहीं होती। अच्छा और साजिद, झूठे दावे वादे जरूर होते हैं, लेकिन मेरे प्रोग्राम का एक थीम है जब तक हमारी इलेक्शन चल रही है कि हम खासतौर पे कराची के हवाले से बात कर रहे हैं, और झूठे दावे और वादों की बात की जाए तो कराची वाले तो सबसे ज्यादा विक्टिम बने इस तमाम सूरत हाल में। लेकिन 2024 वो इलेक्शन है कि जिसमें साजिद मैं ये समझती हूँ कि इस दफा अगर फैसला सही नहीं हुआ और अगर इस वक्त कराची वालों ने सही तरीके से फैसला नहीं किया तो बहुत मसाइल का अंबार जो है वो मजीद बढ़ सकता है। क्या कहते हैं इस पर आप? देखिए डॉक्टर साहब, मेरा अपना ताल्लुक कराची से है, तो मैं आपको बताऊं कि मेरी अपनी विजन और मेरा अपना सोच जो है वो ये होनी चाहिए कि मैं शख्सियत परस्ती शख्सियत के पीछे ना जाऊं, मैं कारकर्दगी के पीछे जाऊं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि शहर कराची में आप अपनी 30 साल दौर के अंदर आप ये बताएं कि कारकर्दगी किसकी है, तो मैं तो 2 लोगों के ही नाम लूंगा कारकर्दगी के अंदर, 3 लोगों के। एक फारूक सत्तार साहब जब मेयर थे, एक नेमतुल्लाह साहब और तीसरा मुस्तफ़ा कमाल साहब। तो फिर मेरा झुकाव किस तरफ होना चाहिए? इन तीनों लोगों की तरफ होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम चमक दमक के पीछे भागने वाले लोग हैं। सोशल मीडिया पर थोड़ी सी कैंपेन चली, झूठे वादे चले और हमने वोट दे दिया अपना किसी और तरफ। हमने कारकर्दगी दिखाने वाले को वोट नहीं दिया, हमने झूठे दावों को वोट दे दिया। लेकिन साजिद, कता कलामी की माजरत चाहती हूँ, नवाज शरीफ साहब शिकवा करते हुए नजर आए हमें और वो कहते हैं जनाब हमने सारा काम करके दिया और कराची वालों तुम लोग किसी और को वोट क्यों दे देते हो। सोशल मीडिया पे अभी मैं हाफिज नईम साहब के बार बार हर किसी का जो है एक ट्रेंड चल गया है कि जैसे आप यूट्यूब खोलेंगे आपको कराची का और पाकिस्तान का एक जो है वो सियासतदान नजर आएगा। यहाँ पे मैंने देखा कि हाफिज नईम भी शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कराची वाला तो कंफ्यूजन का शिकार है इस वक्त कि काम तो किसी और ने किया है। ठीक है जनाब, हमें जो बड़े प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं वो वही मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के हैं जिन्होंने कराची को नवाजा था। देखिए मुस्लिम लीग नून ने हमें क्या दिया, मैं आपको बताऊं, अगर हम सिर्फ ज्यादा दूर नहीं जाते, 15 साल के टेन्योर को देखते हैं ना, तो 15 साल के अंदर जब मुस्तफ़ा कमाल साहब जब मेयर कराची थे, उन्होंने एक K3 का मंसूबा था जो लोगों की भलाई के लिए कंप्लीट किया और उसके बाद K4 की बुनियाद रखी गई। उस वक्त जब बुनियाद रखी गई थी तो वो प्रोजेक्ट था टोटल 10 अरब रुपए का। आज 14 साल गुजर जाने के बाद उसके बाद दौरे हुकूमत आया नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब ने भी वादा किया कि ठीक है हम जो है आपको फंड देंगे और इसको बनेगा। उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत आया, उन्होंने भी कहा। उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आई, वो भी वादे करती रही कि हम K4 को कंप्लीट करेंगे। आज तक वो मंसूबा कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, अभी रिसेंटली ये बयान आया है इनकी तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, कि मार्च तक आप देखेंगे K4 का पहला फेज कंप्लीट हो चुका होगा। अब वो कंप्लीट कर भी ले तो वो 10 अरब रुपए की चीज 100 अरब की हो चुकी वो तो है, वो तो 90 अरब रुपए किसके खाते में गया? क्या पीपल्स पार्टी अपनी जेब से करवाने जा रही है काम? हम पर ये बोझ पड़ेगा ना, हमारे टैक्सेस से ही बनेगा ना, पैसा जेबों से तो नहीं लग रहा। जब अगर 10 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था, इसको कंप्लीट कर लिया जाता तो क्या आज हमारे ये 90 अरब रुपए का नुकसान हमें होता था? नहीं होना था। वही बात है कि इलेक्शन में वादे और दावे होते हैं, उसके बाद अभी भी मैं आपको कह रहा हूं, आप देखिएगा ये भी एक दावा है। अच्छा, मैं आप ही की बात को आगे लेके चलती हूँ। आपने कहा मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, आपके मुताबिक मैं इस वक्त पीपल्स पार्टी को एक तरफ कर लेती हूँ और आपने नेमतुल्लाह खान साहब की बात की आगे, लेकिन इन तीनों के हवाले से भी मुझे बताएं कि वो कौन सा प्रोजेक्ट था जिसमें अवाम की फलाह और बहबूद की बात की गई थी, एजुकेशन पे तवज्जो दी गई थी, या कोई ऐसी चीज़ कि जहाँ पे कोटा सिस्टम पे बात कर ली गई हो, कराची के नौजवान को नौकरियाँ मिल गई हों, या कोई ऐसा कि शऊर दिया गया हो? वो चीज़ें तो हमें कहीं नजर नहीं आई हैं। ये किसने किए, ये इसका मुझे जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए इसमें सब लोगों की, सब तमाम लोग इसमें शामिल है इस काम को ना करने में। कोई मसला नहीं था अगर एक पेज पर आ जाए ये सब एक साथ होकर, क्योंकि सब डिवाइड है ना। मतलब अभी आपने कहा कि यूट्यूब खोलो, सोशल मीडिया खोलो, तो कोई ना कोई सियासतदान बैठा होता है। वो सियासतदान बैठकर अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा रहा होता, वो सियासतदान बैठकर बता रहा होता है इसने ये किया, इसने ये किया, मैं पारसा। तो अपना अच्छापन दिखाकर क्या लेना चाह रहे हो? मतलब आपके पास दिखाने को क्या है? दूसरे की बुराई। अपनी अच्छाई दिखाने को नहीं है कि मैं अच्छा हूं और मैं ये काम कर कर आया हूं। तो कारकर्दगी किसी के पास नहीं है दिखाने को। हाँ, थोड़ी सी जमात इस्लामी के पास है, नेमतुल्लाह साहब की शक्ल में, और
एमक्यूएम के पास है मुस्तफा कमाल साहब और फारूक सत्तार साहब की शक्ल में। ठीक है। अगर मैं लोकल बॉडीज के हवाले से बात करूं, क्योंकि देखिए लोकल बॉडी जो है वो है नर्सरी सियासत की, और हमने जो है उस नर्सरी को दफन किया हुआ है। अब आप बताएं कि कम्युनिटी पुलिस एक मुस्तफा कमाल साहब के दौर में जो है वो लाई गई थी, कम्युनिटी पुलिस बनाई गई थी। देखिए दुनिया के अंदर ये क्या होता है कि कम्युनिटी पुलिस सिस्टम है। वजह ये होती है कि जब आप कम्युनिटी पुलिस के साथ चलते हैं तो वहाँ का मुकामी एसएचओ उसका अपना होता है, और जब वो मुकामी होता है तो उसको ये पता होता है मेरे इलाके में डॉक्टर कितने हैं, डाकू कितने हैं, शरीफ लोग कितने हैं, चोर कितने हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। लेकिन उस कम्युनिटी सिस्टम को भी नहीं चलने दिया गया। तो सबसे पहले हमें जो है ना अच्छे कामों को तरजीह देना होगी, जितने भी अच्छे काम है। हम जब आज बहरिया टाउन के अंदर जाते हैं तो वहां खड़े होकर बोलते हैं कि यार लगता ही नहीं कि हम तो पाकिस्तान में खड़े हुए। क्यों? क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल वो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन किसी ने तरजीह दी उसके ऊपर तो काम हुआ। तो इस तरीके से मैं चाहूंगा काम यानी कि हो सकता है, लेकिन हम शायद अपने आप से मुखलिस नहीं है। बहुत से ऐसे इदारे हैं जो कि कराची में प्राइवेटली कायम कर रहे हैं, लेकिन लोग ये समझते हैं कि चलो गवर्नमेंट से काम हो रहा है, सीपीआरसी हो गया, और बहुत से ऐसे इदारे जो कि अपने तौर पे काम कर रहे हैं। थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की सपोर्ट जरूर उनको मौजूद होती है, लेकिन इसके अलावा जो चीजें हैं वो नहीं हो रही हैं। इतने बड़े शहर को ठीक करना रातों रात का मसला नहीं है। अब मामलात उस नहज पे पहुंच गए हैं कि आपको वाकई सोच समझ के वोट देना होगा। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, इंतखाबात की गहमा गहमी है, और कराची में क्या सूरत हाल इस वक्त देख रहे हैं कि वही इलेक्शन वाला माहौल है, ये इस वक्त भी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं? देखें जी, बात यह है कि कराची के मुतालिक अभी साहब बोल रहे थे, मैंने अभी नाम उनका नहीं सुना, और वो कह रहे थे कि वो बड़ा उन्होंने वो काम किया, और दूसरों का काम दिखाने के लिए लोग अपना काम नहीं दिखाते और दूसरा काम बताते हैं। तो इस शहर का जो है बार बार एक ही मसला है। मैं बड़े अफसोस होता है ना कि मैं जब इलेक्शन लड़ने आता हूँ, जब भी इलेक्शन लड़ रहा होता हूँ जिस इलाके से, वहाँ का मसला सबसे पहले गटर से शुरू होता है, पानी से शुरू होता है, लाइट से शुरू होता है, और वही मसला होता है। और जिनके पास होता है वो गायब होते हैं। वो इलेक्शन से पहले तो जरूर नजर आ जाते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। बार बार एक ही चीज को जो है तकरार होती है। यहाँ पर एक माफिया सिस्टम डेवलप हो चुका है, वो टूट नहीं रहा, तो अवाम जो है उसके अंदर जो है हिस्सेदार भी नहीं बनना चाहते। वो अब मुझे लगता है कि जो इतने मायूस हो गए हैं कि वोट डालने तो पहले भी नहीं निकले थे, बल्दियात में भी नहीं निकले थे, और अब भी जो है वो इतने मायूसी के आलम में है। मुझे नहीं लगता कि 25-30% से ज्यादा वोट कास्ट हो सकेगा इस शहर के कराची के अंदर, क्योंकि मैं जहां भी गुजर रहा हूँ, जिस गली से गुजर रहा हूँ, अभी भी गुजर रहा हूँ, मैं कराची के अंदर हूँ अपने हल्के के अंदर, और इसके अंदर जो है जो सड़क बनी हुई किसी वक्त में थी तो वह टूटी हुई है। आज जो है ये 70 साल पुरानी, मेरे ख्याल में कोई 60 साल पुरानी आबादी है, और ये पूरी के पूरी इसकी आबादी का यही हाल है कि बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि आप किसी पसबंदा तरीन देहात में आ गए। इलाके का नाम मेंशन कीजिएगा। मैं नई कराची में हूँ 5F के अंदर इस वक्त ना, ठीक है, और यहाँ पर जो है बहुत बिल्कुल वही हाल है। मैं कह रहा हूँ कि मैं 2018 फिर 2022 फिर अभी 2000 लास्ट के अंदर भी मैं यहाँ पर आया, लेकिन इसका जितना बुरा हाल मैं देख रहा हूँ, ये बुरा हाल बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी जो जमात यहाँ पे यहाँ नाजिम बने हुए हैं, जिसके चेयरमैन बने हुए हैं, उनका उन्होंने कहा नारा लगाया था कि हल सिर्फ वही है। तो ये फिर ये 8-9 महीने से तो ये इक्तदाबी आए हुए 8-9 महीने बहुत होते हैं मेरे ख्याल में, जिसके अंदर जो है सैनिटरी वर्कर की हाजिरी हो सकती है। वहां पर जो है जो लोग काम करते हैं, 6000 मुलाजिमीन हैं इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, वो कहाँ पर है? जो मुझे बताया था हमारे चेयरमैन साहब थे जो पिछले एमक्यूएम के, उन्होंने कहा था 6000 मुलाजिमीन है हमारे यहाँ। अब यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ ना कचरे उठते हैं ना चीजें हो रही हैं, ये कह रहे हैं तरक्की हो रही है। पीस पीपल्स पार्टी से मैंने बात की, लेकिन सर जो लोकल बॉडीज में जो इलेक्ट हुए हैं सारे लोग, जो कि अभी इलेक्शन में सब कुछ सामने आए हैं, उन्हें किसी को भी बजट नहीं मिला है। अभी कुछ मिलना शुरू है, मेरे ख्याल में 2 महीने हुए हैं। मेरे ख्याल में जो है विल की जरूरत होती है, बजट की जरूरत नहीं है। अगर आप सही विल से काम करने के लिए निकले हैं तो आप जो बल्दिया के मुलाजिम एक टाउन में मैंने ये भी देखा है 6-6 हजार एम्प्लॉय मौजूद हैं, लेकिन तनख्वाहों के मसले हुए हैं, तो किस तरह से कोई काम करेगा? ये भी तो एक इशू है ना। देखिए ना, बात सुने ना, जो मुलाजिम है गवर्नमेंट का मुलाजिम है, उससे काम लेना जो है, जो जीत कर आए, जिन्होंने ये वादे किए हैं हम उनके मसाइल को हल करेंगे। तो सर आप कर सकते हैं जी, आप करेंगे जब आप जीत जाएंगे। मैं तो ऐसा करूंगा कि ये सोच भी नहीं सकते ऐसा करूंगा मैं कोई कंप्रोमाइज आदमी हुई नहीं। मैं इनके साथ जो है वो काम करूंगा ही नहीं, क्योंकि ये तरक्याती बजट, पैसे चाहिए, फला चाहिए, धमाका चाहिए। जो मौजूद है पहले उसको तो दुरुस्त कर लेना। जो स्वीपर मौजूद है, जो घोष मुलाजमीन मौजूद है, उनको तो हाजिर कर लेना। कोई एक स्कूल बनाते हैं यहाँ पे सरकार का, जो स्कूल जो इन्होंने मेंटेन किया हो, कोई जगह तो बता दें मुझे कि इन्होंने ये कर लिया है।
यहाँ चढ़ के वो कह रहे हैं 19 अरब रुपए हमने खर्च कर दिए, पीपल्स पार्टी वाले बोल रहे हैं। अब उनसे पूछे यार 19 अरब रुपए आपने खर्च कर दिए, कहाँ खर्च किए 19 अरब रुपए? सेंट्रल के अंदर 19 अरब रुपए खर्च हो गए, 2 सड़कें बनाते हैं, लाइटें बनाते हैं, 4 महीने बाद वो तबाह हो जाता है। तो ये जो हालात है ना, इसके ऊपर जो है यहाँ पे सोचने की जरूरत है। यहाँ जो है वोट लेने से ज्यादा आपको ये बात सोचनी पड़ेगी कि जो वोट लेने के लिए आ रहे हैं उनको डिलीवर भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। इस बात पर अच्छा, अभी सर स्टूडियो में मेरे साथ साजिद शेख साहब मौजूद हैं। उन्होंने थोड़ी देर पहले मुझे ये बात कही कि अगर कराची की डेवलपमेंट पे किसी ने काम किया है तो वो फारूक सत्तार है, मुस्तफा कमाल है और नेमतुल्लाह खान साहब थे। इसके अलावा किसी ने काम नहीं किया। कुछ दिनों पहले अभी आपने न्यू कराची का जिक्र किया, मैं 90 से गुजरी हूँ, तो यकीन माने कि मुझे बड़ी तशवीश हुई और मेरी 2 मिनट के लिए मुझे समझ में नहीं आया, मैं जज्बाती हो गई कि यहाँ ये वही इलाका है जहाँ पे बड़े अच्छे मॉल भी हुआ करता था, इसकी सड़कें बड़ी अच्छी हुआ करती थी। आज वहाँ गाड़ी गुजरने की जगह नहीं है। तो वो इलाके जो किसी पार्टी से मंसूब हैं, उनका ये हाल है। कम से कम उन्हीं इलाकों को जब वोट लेने जाते हैं तो ठीक कर दे जो उनका गढ़ रहा है। लेकिन बात तो यहाँ पे ये हो रही है कि फला शख्स था जिसने ठीक किया था। क्या कमेंट करेंगे? मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे कुछ आपको मैं बता रहा हूँ, आप गई वहां पर आपको अंदाजा हुआ कि क्या हुआ है। मैं नई कराची में घूम रहा हूँ, मैं एक गली के अंदर जा रहा हूँ अभी यहाँ पे ना, और यहाँ पे हर गली का वही हाल है। फिर ये कौन किसने काम किया था मुझे ये बताएं। अयूब खान के दौर की सड़क हमारे लिए हिंदू, वो जो अपना अंग्रेज से उनके जमाने की इमारतें यहाँ पे कायम है। ये रोड जो बना के गए, ये नेमतुल्लाह के जमाने में बने या इनके जमाने में बने, फारूक सत्तार के जमाने में बने या अफगानी साहब के जमाने में बने, कौन सी सड़क यहाँ मौजूद है मुझे बता दें। वो एक सेवरेज लाइन बता दें जो इन्होंने बनाई और वो बाकी रह गई हो। वो एक पार्क बता दें जिसके ऊपर जो है ये पार्क बनाओ। जिस पार्क पे नेमतुल्लाह के दौर में सियासत हुई है ना, वो डायरेक्टर पार्क लियाकत अली पकड़ा गया था। आपको याद होगा, उसके घर से अरबों रुपए बरामद हुए थे। वो वही डायरेक्टर पार्क था जिस जमाने में जो है नेमतुल्लाह यहाँ पे थे। अरे बात करो यार, सच की बात करो, सीधी बात करो। माफिया है, सारी माफिया है, इस माफिया का सिस्टम है सारा। ये लोग ये एक ही सिस्टम पे चल रहे हैं सारे के सारे। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, मैं एक और क्वेश्चन की तरफ जाऊंगी। एक छोटा सा मुझे जवाब दीजिएगा, अगर कराची की ये सूरत हाल है तो कौन सी पार्टी जिम्मेदार है? जितनी पार्टियां इक़्तिदार में रही हैं बशमूल जो है बल्दियाती, जो खास तौर पर बल्दियात के अंदर थी, उनकी तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और लास्ट टाइम जो मेरी पार्टी थी तहरीक इंसाफ, उसको जो बजट मिला वो भी जिम्मेदार है एमएनएस एमपीए। मैं तो मुस्तकिल इमरान खान साहब के सामने भी बोलता रहा ये बात कि ये जो एमएनएस एमपीएस बनाए ये सिर्फ चोरी करते हैं। ये पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर उन्होंने फ्रॉड किया सारे पूरे उसके साथ। एहतसाब चाहिए तो कड़ा एहतसाब चाहिए, चाहे कोई भी एमएनए एमपी हो। इस इलाके में उसामा कादरी रहा, इनके वाले से पूछो उसामा कादरी को कितने पैसे मिले थे एमएनए फंड से, उसे कहाँ खर्च किए? क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं सवाल करते, क्यों नहीं जवाब देते ये लोग? बताइए ना मुझे। इस इलाके के अंदर उसको 1 अरब से ज्यादा या मेरे ख्याल में 80-90 करोड़ रुपए हर एमएनए को दिए गए थे। तहरीक इंसाफ के एमएनए ने भी ये असर किया, यहाँ पर इन्होंने भी ये असर किया। क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं शहर के साथ, आज ये फैसला करना चाहिए इनको इस बात सर, साथ ही रहिएगा। मैं साजिद शेख साहब की तरफ में चलूंगी। साजिद शेख साहब, जवाब तो आपके पास बहुत सारे होंगे इनकी बातों का जवाब देने के लिए, लेकिन एक सवाल है। मैं उसी वहीं पे मौजूद हूँ जहां आपने 3 नाम लिए, और वो 3 नाम ये थे कि अगर हम कहें कि केएमसी को भी चलाया, बनाया, लोग उसमें भर्ती हुए, तो एक खास जमात मौजूद थी और अभी भी मौजूद है, चाहे वो जितना भी रोना रोए कि हमारे लोगों को पीछा किया गया। मुझे बताएं कि आज उसका हाल क्या है? आज वहाँ पे टूट फूट का वो शिकार है, वो इदारे तबाह होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, उनके एम्प्लॉयज काम नहीं करे, वजह क्या है? देखिए, इसके ऊपर तो जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकती हैं। मैं तो अपना तज्जिया ही दे सकता हूँ, और मेरे तज्जिए के अकॉर्डिंग मैंने जितना देखा है कि जैसे मैंने बताया कि अभी अशरफ जब्बार साहब ने जिक्र करा कि पीटीआई की तरफ से जो है वो काम हुआ और इन्होंने जो है नहीं होने की बिना पर उनसे शिकायत की। वेरी गुड, ये होना चाहिए। इतनी आपके पास विल होनी चाहिए अपने अंदर कि उन्होंने छोड़ दी पीटीआई छोड़ दी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। किस पार्टी की तरफ वो आजाद उम्मीदवार के तौर पे अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। तो अगर उनमें इतनी हिम्मत थी, ये हिम्मत हर पॉलिटिकल वर्कर में होनी चाहिए कि अगर उसके लीडर को पैसा मिल रहा है, उसके एमएनए को फंड मिल रहा है, उसके एमपीए को फंड मिल रहा है और वो नहीं लग रहा है, तो हर वर्कर को चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हमें ये करना होगा, हमारी जो हुकूमतें हैं उनको सबसे पहले ये करना होगा, उन्हें लोकल बॉडीज को जो है मजबूत करना होगा, इख्तियारात ग्राउंड लेवल पे उतारने पड़ेंगे। मेरा सवाल यही था, इसको जरा क्लियर कीजिएगा कि जब ये बात कर रहे हैं अशरफ जब्बार कुरैशी साहब कि काम नहीं किया गया, तो ये वाले जितने काम होते हैं ये क्या एमएनए एमपीए के काम है या ये उनके काम है जो लोकल बॉडीज के नुमाइंदे होते हैं वो आके ये काम करेंगे? अभी जो पिछले अदवार में ना, ये जो 2005 से 2023 तक का जो दौर चला है, इसमें तो हकीकत में लोगों को पता ही नहीं चला है कि काम हो किस कह रहे। बेसिकली जितने ज्यादा काम हुए हैं वो वर्ल्ड बैंक के हुए हैं। उनका एक इदारा है क्लिक,
जो ये सारे काम कर रहा है। एमएनए फंड तो हमें नजर ही नहीं आया, ना एमएनए नजर आया हमें। अक्सरियत पीटीआई वालों की थी। अभी आप अगर हम अवाम में जाते तो अवाम जो है उनका रोना यही है कि एमएनए जितने भी यहाँ से जीते थे वो तो पलट कर आए नहीं, तो फंड कहाँ लगाएंगे वो। तो ये खैर मैं अपनी बात पे फिर आता हूँ कि जब तक आप ग्राउंड लेवल पर इख्तियारात नहीं पहुंचाएंगे, एक काउंसिलर जो आपके इलाके से मुंतखब होकर आता है, जैसे इन्होंने अरशद जब्बार साहब ने न्यू कराची का जिक्र करा, आज अगर न्यू कराची का कोई काउंसिलर या नाजिम जीत कर आया था और उसने काम कराया था तो लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, और अगर उसने काम नहीं कराया तो वो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसको उसी गलियों में रहना है। अगर उसके पास इख्तियारात है तो वो काम करेगा, और जिसने इख्तियारात का रोना रोया तो फिर उसको हक ही नहीं है कि वो इलेक्शन लड़े। उसको इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहिए। सबसे पहले अभी जो मंशूर आया है, मेरे ख्याल में मैंने पढ़ा है सारी पार्टीज का, जैसे किसी ने 300 लीटर कोई दे रहा है, कुछ दे रहा है, लेकिन एमक्यूएम के मंशूर के अंदर जो है वो सबसे पहला मसला यही रखा गया है कि आप जो है सारे इख्तियारात उतार के जो आप वजीर आला को देते हैं वो इख्तियारात आप एक काउंसिलर को दे, एक चेयरमैन को दे, ताकि लोग जो है जब वो काम ना कराए और 4 साल बाद उनका टेन्योर खत्म हो तो लोग जाके उनका गिरबान पकड़े और पकड़ कर कहे कि बता बेटा ये पैसा गया कहाँ। अब तो तू बादशाह था ना, तो तेरे पास इख्तियार था। लेकिन आज हो ये रहा है कि सारा इख्तियार जो है वफाक से निकलकर सूबे में आता है। सूबे में वजीर आला के ही हाथ में, नीचे के वजीरों को भी नहीं पता होता कि कितना फंड आया और कहाँ चला गया। 3 कराची के बड़े नाज़बीन मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे और मुझे हैरत इस बात की हुई कि तीनों ही इस बात का रोना रो रहे थे कि हमारे पास फंड्स बिल्कुल मौजूद नहीं है। 1 साल तो हो चुका कमोबेश, मेरा ख्याल है 1 साल या 1.5 साल, 1.25 साल हो चुका है लोकल बॉडीज के इलेक्शंस को। आप कहते हैं मसले वो हल करेंगे, मसले तो हल हो ही नहीं रहे हैं। आप किस तरह से आइन में तरमीम करने चाहेंगे? आप बिल्कुल, जब तक आइन में तरमीम नहीं होगी, इख्तियारात मुकम्मल तौर पर यूसी चेयरमैन तक नहीं पहुंचेंगे। टाउन चेयरमैन की मैं बात नहीं कर रहा, यूसी चेयरमैन तक। यूसी चेयरमैन के पास इख्तियारात होंगे तो वो अपने मसाइल खुद हल करेगा। ये और उसे टैक्सेस जमा करने का भी इख्तियार होना चाहिए। अभी आप देखें कि अभी कुछ जगहों पर पीटीआई के चेयरमैन है, कहीं पर जमात इस्लामी के चेयरमैन है, कहीं पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है। अच्छा, अब सबका रोना यह है कि हमें तो जो है वो केएमसी जो है वो फंड जमा करने ही नहीं दे रही, टैक्स जमा करने ही नहीं दे रही। तो क्यों नहीं जमा करने दे रही? मेयर तो मुर्तजा वाहब साहब है ना पीपल्स पार्टी के, दे दे इख्तियारात नीचे, टाउन चेयरमैन को ही दे दे। लेकिन आप देखें अभी भी इनकी आपस में लड़ाई। अक्सर आप लेटर पढ़ते होंगे कि जो हदूद डीएमसी की है उसमें भी वो जमा ना करे टैक्सेस, उसको केएमसी जमा करेगी। वाई? क्यों? अगर आप उन्हें ही टैक्स जमा करने देंगे तो वो उसी टैक्स से अपनी ही टाउन को बेहतर तरीके से बना पाएंगे। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, आपकी तरफ चलते हैं। 18वीं तरमीम का हम कहते हैं जनाब एक खुशाइन चीज है, 18वीं तरमीम हो गई है, सूबों को इख्तियारात मिल गए, लेकिन क्या मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि 18वीं तरमीम के बाद सिर्फ क्या इतना ही रह सकता है कि एक बाप 4 बेटों को पैसा देता रहे और बेटे उसकी तरफ ना सपोर्ट करें, और इस तरह से जी सूबे तो अमीर है, फेडरल जो है वो गरीब होता जा रहा है। हमारे पास डेवलपमेंट के क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम अपनी कमा के जो है वो फेडरल को दे सकते हैं और रेवेन्यू में इजाफा कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको ये जो बात की ना इन्होंने कि जी डेवल्यूशन ऑफ पावर, और ये डेवल्यूशन ऑफ पावर हर एक पार्टी के उसके अंदर होता है। 18वीं तरमीम के बाद ये बात हकीकत है कि पैसा एक जगह सुबह के ऊपर आकर रुक गया और नीचे नहीं पहुंचा। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि भैया 18वीं तरमीम खत्म करने के लिए इनके पास अक्सरियत किसके पास होगी? क्योंकि सब मंजूर कराने वालों में सब ये शामिल थे, सारे के सारे सब असेंबली के अंदर बैठे हुए थे। सबके दौर में ये मंजूर हुई, इनके दौर में जब मंजूर हुई तो सारे को सबने मिलकर मंजूर किया था इसको। आप मुझे ये बताएं, इस वक्त जो है ना, पता है किस चीज की जरूरत है? इस वक्त अवामी तरमीम की जरूरत है। अवामी तरमीम की जरूरत है कि जो लोग वोट लेने के लिए आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं, फिर कहते हैं कि अख्तियारात नहीं है, फिर उसका रोना रोते हैं, फिर कहते हैं उस यूसी चेयरमैन के पास नहीं है। तो एक अवामी तरमीम की जरूरत है कि इन लोगों से पहले पूछा जाए कि अगर आपके पास नहीं था, आपके पास कोई विजन नहीं था, आपके पास कोई काम करने का तरीका नहीं था, तो ये तो अगले 5 साल भी यही होता रहेगा। अगले 5 साल भी ये कहते रहेंगे कि जी पीपल्स पार्टी अगर यहाँ पे हुकूमत में होगी, या जो अभी तो कोई जो है वो वाली हुकूमत है, क्या केयर टेकर हुकूमत है, तो भी अख्तियारात नहीं है यहाँ पे इनके पास। तो इसके बाद कैसे अख्तियारात आएंगे? तो अगले 5 साल भी क्या आवाम को यही रोना और सुनने को मिलेगा कि हमारे पास अख्तियार नहीं है और तनख्वाहें लोग लेते रहेंगे, उनसे काम नहीं लिया जाएगा। जो लोग टैक्स दे रहे होंगे यहाँ के, क्योंकि मेरे घर से तो टैक्स जा रहा है, नई कराची एक बच्चे के घर से टैक्स जा रहा है, हर हल्के के घर से टैक्स जा रहा है, वो बिजली के बिलों में ले लेते हैं,
1 मिनट के लिए बिजली जो है वो बहाल नहीं रखते, बिजली काट के चले जाते हैं, गिरफ्तारियां कर लेते हैं। अच्छा अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, क्योंकि प्रोग्राम अपने आखिरी मराहिल में चल रहा है, तो आप अपने हल्के के हवाले से स्पेशली बताइएगा कि आपका हल्का कौन सा है और वहां पे आपका निशान कौन सा है। देखिए, मैं यहाँ पे इस वक्त नई कराची का हल्का है NA 247, इसके अंदर मेरा मेडल निशान है, और दूसरा मेरा इसी के अंदर PS 122 है, जिसके अंदर मुझे विकेट का निशान मिला हुआ है। मैं इस हल्के के अंदर लास्ट 2018 के इलेक्शन में भी कैंडिडेट था, और दूसरे नंबर पर मुझे इन्होंने पोजीशन मेरी दिखाई थी। तो ये सब कुछ मैं यहाँ पर इसी हल्के में आपसे जो बात कर रहा हूँ, मैं पूरे इसी हल्के में मूव कर रहा हूँ इस वक्त, इसी हल्के के अंदर घूम रहा हूँ, और जो कुछ सामने है मेरी नजरों के सामने है, ये 2018 से भी बुरा है। और यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन हुए 1 साल हो चुका है। अगर ये अच्छा कर रहे होते, अच्छा करना चाहते, तो अब तक अच्छा कुछ हो चुका होता इस हल्के में। सर, आपको अपने हल्के के मसाइल का पता है और आप ये समझते हैं कि अगर आप वोट लेके आ जाते हैं तो आप इन मसाइल को काबू कर सकते हैं? मैंने आपको बताया ना, मेरे पास पूरा विजन है। हमने तहरीक इंसाफ बनाई थी, उसको भी हमारा विजन था। हमने यहाँ तहरीक इंसाफ शहर की पाकिस्तान की सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी थी कराची से। तहरीक इंसाफ को पूरे पाकिस्तान में इतने वोट नहीं मिले थे जितने कराची ने दिए थे। ये मैं ही था कराची का प्रेसिडेंट रहा हूँ कई दफा तहरीक इंसाफ का। हमारा एक विजन है, लेकिन हम एहतसाब के मामले में हम नाकाम हुए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारे पास हुकूमत मिली हुई थी उसके अंदर जो है बहुत सारे कंप्रोमाइजेस थे, उसके अंदर बहुत सारे मामला खराब हुए थे। तो इस चीज की वजह से जो है मामला को डिलीवर और जो लोग आए थे हमारे साथ, उनका भी विजन नहीं था, वो सिर्फ टिकट का उसके पीछे आ गए थे। और इस दफा भी यही हाल है यहाँ पे। लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह विजन है, मैंने करके भी दिखाया इस इलाके के अंदर, जब मेरे पास अख्तियार नहीं थे, जब भी करके मैंने दिखाया। तो इंशाअल्लाह ताला अगली दफा भी, और यहाँ के अवाम ने मुझे वोट दिए थे, मुझे याद है, मुझे अच्छी तरह पता है कि पिछली दफा मैं जीत चुका था, लेकिन जो भी कुछ हुआ, जो भी सबको आज सब वही कहते हैं। तो मैं यहाँ से हार गया था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस दफा इंशाअल्लाह। सर, हमारी दुआएं आपके साथ है। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। साजिद शेख साहब, आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि प्रोग्राम अपने आखिरी मराहिल में, कोई आपसे आंसर चाहूंगी। पीपल्स पार्टी इस वक्त ये कहती है कराची हमारा है और वोट बैंक उसका है, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, वोट किसका है ये तो 8 तारीख को आवाम खुद फैसला कर देगी। और जहां तक रही वोट की, तो वोटर्स जो है ना इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और कई जगहों पे बहुत ज्यादा क्लियर भी है। अक्सर ये कंफ्यूजन इस बात की है कि लोगों को अभी तक सही डायरेक्शन मिल ही नहीं रही है। लोगों ने सबको आजमा कर देखा है और किसी का सद्देबाब। मैं लोगों से पूछता हूँ कि यार तुम किसको कहता, हम तो सबको जाके लगा कर आ जाएंगे ठप्पा। अच्छा भाई, मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों है? अच्छा, आप देखें वर्ल्ड लेवल पर देखें, दीगर कंट्रीज जो होती है, फॉरेन कंट्रीज, वहां पर जब बैलेट पेपर बनता है ना, तो उसमें कार्टून का निशान नीचे से अलग दे दिया जाता है कि जो लोग इस तरीके से डिस्टर्ब है और वोट किसी को नहीं करना चाहते, तो कम से कम अपने घर से निकलो, अपने घर से निकलो और जाके उस कार्टून फेस पे ही जाकर ठप्पा लगा कर आ जाओ। तो अब हमें भी ये चाहिए कि एक जो है हम स्वीट फेस बनाकर ही बैलेट पेपर पे लगा दे, ताकि जो लोग वोट नहीं भी देना चाहते, कम से कम वो घर से जरूर निकले और अपना जो है वोट का हक का ईमानदारी से इस्तेमाल करे और बता कर आए कि हमें तुम में से कोई भी पसंद नहीं है, लिहाजा हम इस पे लगा कर जा रहे हैं। लेकिन अभी कराची में जो मैं सिनेरियो देख रहा हूँ, इस वक्त पब्लिक में भी जाते हैं हम, तो मैंने तो यही देखा है कि जो अगर पैसा खर्च कर रही है तो पीपल्स पार्टी बेतहाशा पैसा खर्च कर रही है। पैसा खर्च करने में तो पीपल्स पार्टी जीत गई। अगर बैनर पर बात करें हम और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर करें, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और बैनर्स पर तो फिर जमात इस्लामी जीत गई। और जहां पर अगर मैं पब्लिक जलसों की बात करूं, तो एमकेएम ने जिस तरह 5 बड़े जलसे वहां और एक बागे जीना में किया, तो जलसे के व्याप पे एमकेएम को जीत जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन फैसला फिर भी आवाम करेगी और 8 तारीख को ही करेगी, उसे किसको जिताना है। साजिद शेख साहब, मेरी ख्वाहिश रहेगी कि किसी प्रोग्राम में आप फिर आए तो मैं फिर एमक्यूएम के जलसों के हवाले से भी बात करूं और कराची वालों की सपोर्ट किस जगह है ये भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए पूरा प्रोग्राम दरकार है। यहाँ पे जो मसाइल हैं इस वक्त, स्पेशली मुल्क का वो हिस्सा जो कराची, जिसमें एक बड़ी इकोनॉमी डिपेंड करती है पाकिस्तान की, और सिंध की 97% जो है वो इकोनॉमी डिपेंड करती है कराची पे। इस शहर को इग्नोर करने का मकसद ये है कि आपने पूरे पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया। अगर आप पाकिस्तान की डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको कराची सिटी पे खास तौर पे काम करने की जरूरत है। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।